कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर के छात्रों का वर्चुअल क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग पिछले क्लास में जननांकी के बारे में अध्ययन किया। अब उसके आगे वाला जो चैप्टर है, अध्याय है, वह है ग्रामीण नगरी संबंध एवं भिन्नता। तो इस अध्याय में आप लोग ग्रामीण नगरी संबंध क्या होता है और भिन्नता कैसे है, यहाँ पे हम ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करेंगे, फिर नगरी समुदाय का, दोनों में समानता देखेंगे और फिर भिन्नता देखेंगे। तो इसकी पहले भूमिका को देखते हैं। कहा जा सकता है कि जनसंख्या, व्यवसाय की प्रकृति, रहन सहन के तरीकों, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर समाज को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय। यहाँ पे अगर हम देखें, जो आम प्रचलित शब्दों में देखा जाता है कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय क्या है, तो आप लोग इसका अध्ययन इस आधार पर देख सकते हैं जो भारत में होने वाली जनगणना के आधार पर आप इसको देख सकते हैं। भारत में जो जनगणना होती है 10 वर्ष के बाद, तो उसमें जो इसको व्याख्यायित किया गया है कि वह अधिवास जिसकी संख्या 5000 से कम हो और जनसंख्या का अधिकतम लोग कृषि के कार्यों से जुड़े हों और उसमें प्राथमिक संबंध पाया जाए और स्थानीय शासन पंचायत द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रामीण समुदाय या गांव कहते हैं। जो आपके 10 वर्ष पे जो जनगणना होती है, उसमें गांव को डिफाइन करने के लिए वो कहे हैं कि वह अधिवास जिसकी संख्या 5000 से कम हो और मैक्सिमम लोग या अधिकतम लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हों और स्थानीय शासन ग्राम पंचायत हो, तो इसको गांव कहते हैं। दूसरा कस्बा। कस्बा को डिफाइन करने के लिए उन लोग बोले कि कस्बा वह क्षेत्र है जिसमें 5000 से अधिक संख्या रहती है और लोग कृषि के अतिरिक्त या अधिक लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य करते हैं, तो इसको कस्बा कहा जाता है। और तीसरा नगर को लोग डिफाइन किए हैं कि नगर वह क्षेत्र है जहां 50,000 से अधिक संख्या रहती है और मैक्सिमम संख्या या 75% से अधिक संख्या कृषि कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य करती है और वहां का प्रशासन नगर पालिका या नगर निगम होता है। ऐसे जगह को हम नगर कहते हैं। तो ये हो गई एक तो समझे कि क्या नगर होता है, क्या कस्बा होता है या क्या गांव होता है। अब हम लोग ग्रामीण समुदाय को समाजशास्त्रीय रूप में देखेंगे। तो अब ग्रामीण समुदाय की अर्थ और परिभाषा क्या होती है, इसको हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे या इसी पर हमारा मेन फोकस होता है कि किस तरह से आम जनता में जो धारणा है और समाजशास्त्रीय अवधारणा है, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो सबसे जो सटीक परिभाषा या
सबसे अच्छी जो परिभाषा दी गई वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, या उनके द्वारा जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय शब्द का प्रयोग किए हैं, और उन्होंने समाज को या मानव समुदाय को लगभग 3 पार्टों में बांटे हैं: कृषक समुदाय, लघु समुदाय और बृहद समुदाय। उन्होंने क्या किसमें बांटे हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड ने समाज को 3 भागों में बांटे: कृषक समुदाय, लघु समुदाय और बृहद समुदाय। तो कृषक समुदाय को उन्होंने ये कहा कि वह समुदाय जो अपने जमीन पे कृषि कार्य करते हैं उसको कृषक समुदाय कहा जाता है। वहीं पे इन्होंने लघु समुदाय वह समुदाय है जो आवास में छोटा होने के साथ ही अपनी प्रकृति से बहुत सरल होता है। इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की जो परिभाषा दी तो कहा कि लघु समुदाय वह समुदाय है जो आकार में बहुत छोटा होता है और साथ ही अपनी प्रकृति से बहुत सरल होता है, उन्हें लघु समुदाय कहा जाता है। लघु समुदाय की इन्होंने 4 विशिष्ट विशेषता बताई कि लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। क्या बताए बच्चों? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। तो चूंकि लघुता का मतलब कि गांव या ग्रामीण समुदाय आकार में बहुत छोटे होते हैं और इसमें विशिष्टता पाई जाती है। और तीसरी जो चीज है वो समरूपता। समरूपता से यहाँ तात्पर्य है कि समुदाय में संबंधित लोग एक समान खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, विचारों और संस्कृति का पालन करते हैं। क्या बच्चों, क्या है कहा गया है कि लघुता में समरूपता का मतलब यहाँ ये है कि वो लोग रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा लगभग एक समान होता है। और चौथा जो चीज है वो आत्मनिर्भरता है। तो समुदाय में उन्होंने संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और समुदाय में ही अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लिया जाता है, तो वो आत्मनिर्भर है। मीन्स कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो परिभाषा दी या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक बताए वो लगभग गांव से ही बिलोंग करते हैं। लघु छोटा होता है, दूसरे विशिष्ट होता है, समानता होता है और उसमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है। यहीं पे मैकाइवर और पेज ने ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा कि ग्रामीण समुदाय जीवन की एक विशेष विधि है। मैकाइवर एवं पेज ने ग्रामीण समुदाय की जो परिभाषा दी वो विधि के रूप में या प्रक्रिया के रूप में या किस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं उससे कहते हैं कि वह विशेष विधि है। जिस समुदाय में अधिकांश व्यक्ति खेती या उससे जुड़े हुए व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं और प्राथमिक और परंपरागत संबंधों से बंधे हुए होते हैं, उसे समुदाय को ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। फिर अगली जो परिभाषा है मेरी तथा एंडल जी की, उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी लोग एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा जिनके बीच सामान्य और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। मेरी लोरेंटी ने जो बात कही कि एक छोटे से केंद्र के चारों तरफ लोग पाए जाते हैं और सामान्य और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। आप लोगों को हम क्लास में कई बार बतला चुके होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संबंध क्या होते हैं। प्राथमिक संबंध वो होते हैं जो बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे के लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं।
और जो अगली परिभाषा है P.H. लैंडिस की, उन्होंने यह कहा कि गांव में 3 मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। जो पहला है प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, दूसरा छोटा आकार और तीसरा निवासियों के बीच घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। देखिए, गांव के लोग प्रकृति पर निर्भर होते हैं। कहने के तात्पर्य यहाँ है प्रकृति के मतलब कि सब कुछ वो लोग प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। उनकी जो खेती है, बाड़ी है, तो बारिश हुआ तो अच्छा खेती हुआ, नहीं हुआ तो खेती खराब हो गई। कोई महामारी है तो गांव उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। कोई अकाल पड़ा तो गांव उससे ज्यादा, क्योंकि वहां पे बहुत अत्याधुनिक साधन नहीं होते हैं, इसीलिए वो प्रकृति पे निर्भर है। बाकी गांव को कहा जा सकता है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास गांव से ही शुरू होता है। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास गांव से ही शुरू होता है और उसके बाद से बृहद, पहले गांव, कस्बा और फिर महानगर बनते हैं। अब आप लोग ग्रामीण समुदाय की कुछ विशेषताओं का यहाँ अवलोकन करेंगे। पहला है कि कृषि मुख्य व्यवसाय है। क्योंकि गांव में लोग रहते हैं तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है, उसी में अपना कृषि संबंधित कार्य करते हैं और उससे अपना आजीविका का पालन करते हैं। दूसरा है छोटा आकार। गांव के लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं, एक सीमित दायरा में रहते हैं गांव के लोग, और जितनी खेती होती है उसी के अनुसार वहां उनका अधिवास होता है, या जितनी खेती को वो देख पाते हैं उतने ही गांव का लगभग आकार भी रहता है। तीसरा प्राकृतिक पर्यावरण। गांव के लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति पर निर्भर का यहाँ तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक दशाओं से ग्रामीण के लोग अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पे नगर जैसी सुविधाएं नहीं होती। अगर वर्षा हुआ तो कृषि कार्य अगर अच्छा होता है, अगर नहीं हुआ तो सूखा भी पड़ जा सकता है। बाढ़, सूखे और महामारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना हमेशा गांव पे पड़ी रहती है। चौथा जो है पारिवारिक सामाजिकरण का मुख्य आधार। यहाँ पे जो सामाजिकरण होता है, लोगों का जो किसी चीज को जानते हैं वो परिवार से ही जानते हैं। जैसे नगर में जो आप देखेंगे तो परिवार के कार्य जो है वो बहुत सारे एजेंसियों के द्वारा होते हैं, मगर गांव में परिवार के ही द्वारा लोगों का सामाजिकरण होता है। वहां पे परिवार से तौर तरीके, रीति रिवाज, व्यवहार, धर्म और सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखते हैं। पढ़ाई भी वो लगभग परिवार से ही स्टार्ट करते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है, पांचवी विशेषता है सादा जीवन। गांव के लोगों का जो जीवन होता है सादा होता है, परंपरावादी होता है। वो किसी कार्यफल, स्वर्ग, नरक या अन्य चीजों से प्रभावित होते हैं। जो छठवीं उसकी विशेषता है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। तो गांव के लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग भी करते हैं। जो सातवां पॉइंट है वो परंपरागत नियंत्रण है। तो गांव के लोगों का जो नियंत्रण है या उनके वैधानिक कानून के नहीं द्वारा वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वो गांव में जो रीति रिवाज, प्रथा है उसके द्वारा उनके व्यवहारों का निर्धारण होता है और धर्म के द्वारा भी उनके व्यवहार का निर्धारण होता है। आठवां पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति। मीन्स यहाँ ये है कि वहां पे परिवर्तन या उनकी परंपरा है, रूढ़ियां हैं, नैतिक मूल्य है, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे गति से होती है। और जैसे नगर में कोई चीज आता है तो नगर से फिर गांव में आता है, तो गांव के लोग बहुत उसमें थोड़े ही प्रभावित होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। जो 9वां पॉइंट है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था की ये
मतलब है कि गांव के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जजमानी एक प्रथा है जिसमें एक जात के आधार पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। त्योहारों और अनुष्ठानों आयोजनों पर नाई, कुम्हार, लोहार, धोबी, बढ़ई, माली, सुनार ये पुरोहितों को अपनी सेवाएं देते हैं। उसके बदले इनको अन्य या अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और 10वां पॉइंट है प्रौद्योगिकी का कम विकास। तो गांव में प्रौद्योगिकी का अभी बहुत कम विकास हुआ है, लेकिन नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण अब गांव के भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और गांव का अब स्ट्रक्चर पहले के गांव में काफी भिन्नता आई हुई है। तो आज आप लोगों ने गांव क्या है या ग्रामीण समुदाय क्या है उसकी विशेषताओं का अध्ययन किए। अब आप लोग उसकी समस्याएं क्या है ग्रामीण समुदाय का उसको देख लें। 2-3 पॉइंट इसमें भी आप लोग देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है कि ग्रामीण समुदाय का जीवन काफी समस्याओं से घिरा होता है। इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे निर्धनता तथा बेरोजगारी। गांव में मैक्सिमम लोग निर्धन होते हैं, बेरोजगार होते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने की वजह से धीरे धीरे लोगों की गांव के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, कृषि संबंधी कार्य करते हैं और कृषि का जो लोगों द्वारा अधिभार है या जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से कृषि खेत उस प्रकार से नहीं बढ़ रहे, जमीन वैसे तो बढ़ती नहीं है, तो लोग टुकड़े टुकड़े में बढ़ता जा रहा है और लोगों का जीवन निर्वाह करना भी टफ हो जाता है और बेरोजगारी फैली हुई है। दूसरा है ऋणग्रस्तता। गांव में लोग जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं वो ज्यादा ही अधिक जनसंख्या होने, दबाव होने की वजह से या अशिक्षित होने की वजह से टेक्नोलॉजी का उतना लाभ नहीं ले पाते हैं और महाजनों के द्वारा धीरे धीरे ऋणग्रस्त होते जाते हैं। गांव में गुटबंदी भी होने लगी है जिससे राजनीतिक दलों में बंटने लगते हैं, बटे हुए लोग हैं, तो समानता का भी भाव धीरे धीरे खोता जा रहा है। कृषि भूमि में पृथककरण। अब गांव के लोग कृषि का कार्य से पृथक होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं? इसका मेन कारण यह है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि के टुकड़े ज्यादा हुए होते जा रहे हैं और लोगों का अपने परिवार का भरण पोषण भी उस कृषि उस जमीन से नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोग उस जमीन को बेचकर अपने रोजगार के लिए शहर में जाना पड़ रहा है, तो उनका पृथककरण भी हो रहा है। छठवां देखिए कि रोजगार की दृष्टि के लिए गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिसका और भी जीवन टफ होते जा रहा है। तो ये गांव की समस्याएं या ग्रामीण समुदाय की समस्याएं हैं। तो लड़कों, आज हम लोग यहीं तक इसका अध्ययन किए और कल हम लोग नगरीय समुदाय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से दोनों में क्या डिफरेंट है या दोनों में क्या संबंध है, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।